नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि, विधायकों और सांसदों के साथ की बैठक। सीज फायर पर ट्रंप के दावे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की दो टूक, बोले हमें मनाने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान को भी लताड़ा। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थरूर। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश गए डेलीगेशन से मिलेंगे पीएम मोदी, 10 जून को मुलाकात संभव, पहला डेलीगेशन लौटा, बाकी 6-8 जून तक लौटेंगे। वक्फ संपत्तियों को लेकर सरकार का एक और बड़ा फैसला, 6 जून को लॉन्च करेगी पोर्टल उम्मीद, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लूटनिक का बड़ा बयान, बोले ट्रंप भारत का सम्मान करते, तारीफ करते नहीं थकते, हमारे बीच अच्छे संबंध होगी। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। हिंडनबर्ग के बाद भारतीय कारोबारी गौतम अडानी एक बार फिर जांच के घेरे में आ गए। खबर है कि अडानी समूह और ईरान के बीच एलपीजी व्यापार संबंधों को लेकर अमेरिकी जांच में जुट गया है। तो अब कौन सी नई मुसीबत में फंसे गौतम अडानी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिकी न्याय विभाग अडानी ग्रुप और ईरान के बीच एलपीजी व्यापार समझौते की जांच कर रही है। आरोप है कि अडानी ग्रुप अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से पेट्रोल केमिकल्स का इम्पोर्ट कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी अभियोजक इस बात की जाँच में लग गए हैं कि क्या अडानी समूह की कंपनियां गुजरात स्थित अपने मुद्रा बंदरगाह के माध्यम से भारत में ईरानी एलपीजी का आयात करती हैं, जिसके बाद अडानी एक नई मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अडानी ग्रुप ने एक बयान जारी कर रिपोर्ट को निराधार बताया है। अडानी समूह का कहना है कि वो अपने किसी भी बंदरगाह पर ईरान या किसी ईरानी स्वामित्व वाले जहाज से आने वाले किसी भी कार्गो को नहीं संभालता है। समूह ने यह भी कहा कि उससे ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को किसी जानबूझकर नहीं तोड़ा गया। इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप ने इन दावों को कंपनी को जानबूझकर बदनाम करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा दावा दोबारा किया जाता है तो अडानी ग्रुप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर माना जाएगा, जिसके खिलाफ अडानी ग्रुप एक्शन लेगा। बता दें, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि ईरान से तेल या पेट्रोकेमिकल खरीदने वाले किसी भी देश या व्यक्ति पर तत्काल द्वितीयक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिससे उन्हें अमेरिका के साथ व्यापार करने से रोक दिया जाएगा। फिलहाल अमेरिकी न्याय विभाग अडानी एंटरप्राइजेस को माल भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई एलपीजी टैंकरों की गतिविधियों की समीक्षा कर रहा है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या जानकारी सामने आती है। इधर ऑपरेशन सिंदूर पर शुरू हुआ सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार इसकी आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर बवाल मच गया है और खुद मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरी दुनिया को ब्रीफिंग दी, जिस पर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हुआ, जिस ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा देश एकजुट दिखाई दिया, उसी ऑपरेशन सिंदूर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने पूरी बीजेपी समेत मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। विपक्ष के सवालों से पहले से घिरी मोदी सरकार अमित शाह के इस बयान पर और निशाने पर आ गई। सवाल उठने लगे कि क्या इस बयान से गृह मंत्री अमित शाह मुसलमानों पर सवाल खड़े कर रहे। सवाल किया जाने लगा कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने के लिए मोदी सरकार इतनी नीचता पर उतर आई कि विशेष धर्म के लोगों के खिलाफ नफरत का जहर बोने में लग गई। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की खुले तौर पर निंदा की, साथ ही माफी की भी मांग कर दी। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की धरती से भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2026 का बिगुल फूंक दिया। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हजारों समर्थकों के बीच शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान शाह ने अपने भाषण में ममता सरकार को खूब खरी खोटी सुनाते हुए राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। लेकिन इन सबके बीच अमित शाह के इस बयान ने बीजेपी को उसी के दांव में फंसा दिया, जिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर घिरी मोदी सरकार की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। खबर है कि इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक हुई, जिसमें मोदी सरकार से बड़ी मांग करते हुए 16 राजनीतिक दलों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। तो मोदी सरकार के खिलाफ क्या है विपक्ष का प्लान, पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार अपनी तारीफों के पुल बांध रही है, लेकिन इस पर उठते सवालों से भी सरकार बच नहीं पा रही। इस बीच विपक्षी दलों ने एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग कर बीजेपी को टेंशन में डाल दिया। 16 विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा पत्र लिखकर ये मांग की, जिसकी जानकारी टीएमसी डेरेक ओब्रायन ने दी। 16 parties have
written a letter to the Prime Minister demanding, seeking, asking for a special session of Parliament. The names of those parties are here. These are the leaders of the parties. And the letter basically talks about Punj, Uri, Rajouri and having a free and frank discussion in Parliament. दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बैठक में ये बड़ा फैसला लिया। इन राजनीतिक दलों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया टीएमसी कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे की, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआईएम, सीपीआईएम रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, विद्युतलाई चुरुथेगल काची, केरल कांग्रेस, एमडीएमके और सीपीआई शामिल रहे। इस दौरान संजय राउत से लेकर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए एक सुर में कहा कि अमेरिका के कहने पर युद्ध रोकने वाली मोदी सरकार विपक्ष के कहने पर संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला सकती। यानी एक बार फिर मोदी सरकार की मुश्किलें विपक्ष की एकजुटता ने बढ़ा दी है। कन्नड़ भाषा विवाद पर टिप्पणी करने वाले साउथ सुपरस्टार कमल हासन को कर्नाटक हाईकोर्ट से फटकार लगी है। कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए साफ कहा कि आप एक्टर होंगे लेकिन आपको किसी की भावनाएं आहत करने का कोई अधिकार नहीं। तो मामले में क्या कुछ कोर्ट में फैसला हुआ, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। साउथ सुपरस्टार कमल हासन को एक बयान इतना भारी पड़ गया कि इस मामले में उनकी मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मामले में अब हाईकोर्ट तक ने कमल हासन को जबरदस्त फटकार लगाई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्टर की कड़ी आलोचना कर उनकी भूमिका पर भी सवाल उठा दिए। अदालत ने साफ कर दिया कि चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा एक्टर हो, जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। आपको बता दें, कमल हासन फिल्म की प्रमोशन के दौरान ये कहते हुए सुनाई दिए थे कि कन्नड़ तमिल भाषा से ही पैदा हुई है, जिस पर चारों तरफ से उनके बयान पर विवाद मच गया। वो भी ऐसे वक्त में जब कमल हासन की फिल्म रिलीज को तैयार है, लेकिन उनकी रिलीज पर ही संकट के बादल मंडराने लगे। इसी सिलसिले में फिल्म बैन की अपील के खिलाफ याचिका दायर हुई, जिस पर कोर्ट ने भी एक्टर को सुना दिया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एम नागा प्रसन्ना के कमल हासन के बयान पर नाराजगी जाहिर की। न्यायमूर्ति ने सख्त लहजे में सवाल पूछा कि क्या आपके पास इस दावे का कोई ऐतिहासिक प्रमाण है। हालांकि एक्टर के वकील ने दलील दी कि हासन का बयान जानबूझकर नहीं था और उसका मकसद किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं था। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज करते हुए कहा, अगर आप माफी नहीं मांगते तो फिर फिल्म कर्नाटक में क्यों रिलीज होनी चाहिए। कमल हासन के बयान को लेकर कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। प्रो कन्नड़ संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने इसे कन्नड़ भाषा और अस्मिता पर हमला बताया है। कई लोगों ने मांग की है कि जब तक कमल हासन सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक उनकी फिल्म राज्य में नहीं दिखाई जानी चाहिए। फिलहाल देखना होगा कि मामले में अगला क्या फैसला आता है। फिलहाल कोर्ट में सुनवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के सबसे संवेदनशील संभल जिले से बकरीद को लेकर एक नया फरमान जारी कर दिया गया है, जिसकी इस वक्त खूब चर्चाएं हो रही हैं। तो संभल जिला प्रशासन की क्या है सख्त हिदायत, जानने के लिए देखिए। पिछले साल शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से संभल जिला चर्चा का विषय बना रहता है। कई मौकों पर संभल में संवेदनशील हालातों को देखते हुए अब आगामी बकरीद को लेकर भी नया फरमान जारी किया गया है। संभल जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने स्पष्ट किया है कि कुर्बानी की किसी भी वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, 7 जून को देश भर में मनाए जाने वाले मुस्लिम त्योहार ईद उल अजहा को लेकर शांति समिति की एक अहम बैठक की गई। बैठक को लेकर जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि जिले में 19 स्थान कुर्बानी के लिए निर्धारित किए गए और कुर्बानी केवल उन्हीं जगहों पर की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अब तक 900 लोगों को पाबंद किया है। इसी के साथ जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई। इस तरह जिले में शांति और सौहार्द के साथ ईद मनाने की अपील भी लोगों से की गई है। बताते चले, संभल में पिछले कुछ वक्त से धार्मिक मतभेद चरम पर है, जिसके चलते कई बार जिले का पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में रहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।